केजरीवाल जी कभी कहा करते थे ढांचा तोड़कर बने मंदिर में भगवान निवास नहीं करेंगे। आज बदले बदले नजर आ रहे हैं। चौपाई है कि तुलसी अपने राम को रीझ भेजो या खींच, खेत पड़े पर जामे हैं उल्टा सुल्टा बीज। हम रीझ के भज रहे हैं, केजरीवाल जी खींच के भज रहे हैं। कैसे भी भजन करें हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव अब भारत की राजनीति में देखा जा रहा है कि ममता जी चंडी पाठ कर रही है, प्रियंका जी देवी स्तुति मंच से कर रही है, अखिलेश जी को सपने में भगवान नजर आए, केजरीवाल जी नोट पर भगवान की फोटो नजर आने लगी, तो अब कभी सुंदरकांड। यह सब इसलिए हो रहा है कि दिल्ली में मोदी सरकार है। बदले बदले सभी सरकार नजर आते हैं। दिल्ली में बैठे मोदी सरकार नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जिन बातों को भी करते हुए नजर आए थे, आज उनमें से किसी पर कायम नहीं है। सार्वजनिक जीवन में यदि बातों और विचारों की सम्यकता, निरंतरता और सूचिता न हो तो उस व्यक्ति और पार्टी का क्या ही कहा जा सकता है। दिल्ली सारे नाटक, सारी दुराभिसंधियां देख रही है। यही समय पर उचित प्रत्युत्तर भी देगी। केजरीवाल जो कल तक बाबरी मस्जिद विध्वंस करने से राम मंदिर में दर्शन करने के लिए उनकी माताजी का हवाला देते हुए बहिष्कार किया करते थे, और अब राम मंदिर अयोध्या जाने की मीडिया में बातें करते हुए देखा गया है। यह सब कुछ किस लिए? हिंदू वोट बैंक के लिए। फिर नानी की बात का क्या? उनकी बात की कोई इज्जत भी नहीं, कोई वैल्यू भी नहीं। नानी की आत्मा तो तड़प जाएगी केजरीवाल को विथ फैमिली रामलला के मंदिर में देखकर। भला ये सब बोलकर अपने माता पिता का सामना भी कैसे करते होंगे केजरीवाल। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जाने को लेकर हर कोई उत्साहित है। इसी बीच राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा, 22 जनवरी के बाद सपरिवार अयोध्या जाऊंगा, मुझे औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से लेटर आया था। उन्होंने कहा था कि टीम फाइनली इनविटेशन देने आएगी, तो वो आई नहीं। लेटर में उन्होंने लिखा, बहुत ज्यादा वीआईपी आएंगे, इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक व्यक्ति को अनुमति है। सीएम केजरीवाल ने कहा, मैं चाहता हूं अपनी पत्नी बच्चों के साथ और मेरे माता पिता को बहुत चाव चढ़ा हुआ है कि रामलला के दर्शन करने हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने परिवार संग चले जाऊंगा। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को सभी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। खुद सीएम केजरीवाल अपनी पत्नी संग रोहिणी के प्राचीन बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ किया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर सीएम केजरीवाल ने कहा, अब तक 82,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिक इन मेट्रो के माध्यम से अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। 22 तारीख को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या के लिए भी हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें भेज सके। अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। हमारी कोशिश होगी प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें अयोध्या जा सके। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वक्फ बोर्ड पर मेहरबान केजरीवाल सरकार। 2015-16 1 करोड़ 25 लाख, 2016-17 1 करोड़ 37 लाख, 2017-18 5 करोड़, 2018-19 8 करोड़ 85 लाख, 2019-20 22 करोड़ 72 लाख, 2021-22 71 करोड़ 90 लाख। वक्फ बोर्ड का कहना है कि 2021-22 में उसे सरकार से पैसे नहीं मिले, लेकिन ऑडिट में सामने आया कि मिले हैं। तो फिर आखिर 2021-22 का पैसा कौन खा गया? अब इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सीएम हाउस के निर्माण के नियमों का उल्लंघन के मामले में दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने यह कार्रवाई आप सरकार के समय पर जवाब दाखिल न करने के चलते की है। एनजीटी ने मुख्यमंत्री आवास रेनोवेशन में ग्रीनरी नियमों का उल्लंघन के संबंध में स्थिति का पता लगाने के लिए पहले गठित समिति की ओर से उचित रिपोर्ट न करने पर दिल्ली सरकार के वन विभाग पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
इस मामले की सुनवाई कर रही एनजीटी पीठ ने सोमवार को कहा कि संयुक्त समिति की कोई भी रिपोर्ट आज भी रिकॉर्ड पर नहीं है और न ही मुख्य सचिव डिजिटल माध्यम से पेश हुए हैं। एनजीटी ने अपना यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया है। याचिका पर आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास की संपत्ति के विकास के लिए स्थायी और गैर स्थायी निर्माण कार्य के लिए 20 से ज्यादा पेड़ों को काटने का आरोप लगाया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। वहीं पिछले साल मई में न्यायाधिकरण ने तथ्यात्मक स्थिति जानने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया था। समिति में दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव पर्यावरण और वन, दिल्ली शहरी कला आयोग DUSC के एक नामित व्यक्ति और उत्तरी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट शामिल थे। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि जुलाई और अक्टूबर 2023 में बार बार दिए गए निर्देशों के बावजूद समिति अपनी रिपोर्ट पेश करने में विफल रही और न्यायाधिकरण ने पिछले साल नवंबर में उसे 4 हफ्तों का समय दिया था। विस्तारित अवधि के दौरान भी रिपोर्ट जमा करने में विफल रहने पर एनजीटी ने मुख्य सचिव को पेश होने का निर्देश दिया था। वहीं इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पत्नी और पार्टी नेताओं के साथ रोहिणी के मंदिर में मंगलवार को आयोजित सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भगवान राम से दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में आयोजित सुंदरकांड पाठ में आम आदमी पार्टी के विधायकों, पार्षदों और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी लोगों की खुशी, शांति और प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगा है। रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ के करीब 1.5 घंटे के कार्यक्रम में केजरीवाल ने हिस्सा लिया और हवन किया। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में इस खबर पर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ राहुल गांधी खुद कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी कहते हैं, जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में जाते हैं और फिर यह कहते हैं कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय होता है। श्री राम भक्तों के चंदे से बना भव्य श्री राम मंदिर को देखकर आज घमंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को दिक्कत हो रही है। इसलिए देश की जनता आज इनसे पूछ रही है कि जब टैक्स पेयर के रुपए से मुख्यमंत्री आवास पर इफ्तार पार्टी दी जाती है, हज सब्सिडी दी जाती है, तब कोई विपक्षी दल का नेता क्यों नहीं कुछ बोलता? राहुल गांधी की 8वीं बार की असफल लॉन्चिंग यात्रा की कुंठा, हताशा, निराशा से वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। 7 बार पहले भी लॉन्च हुए और लॉन्चिंग असफल रही। अब 8वीं बार लॉन्चिंग हुई है, वो भी पूरी असफल है। उसकी हताशा और निराशा है कि वो श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्षी दलों के न जाने पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा, विपक्ष का काम बोलना ही है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं मालूम कि वे राम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय होने के नाते हमें तो इस पर गर्व होना चाहिए। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, इससे उनका ही नुकसान है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, विपक्षी दलों को यह नहीं मालूम कि भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, यह लोग उसके खिलाफ भी बोलने को तैयार हो गए हैं। यह गलत है। भारतीय होने के नाते हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसा काम किया गया, वो भले विपक्ष के हो या किसी ने किया हो। इससे जुड़ना जरूरी है। विपक्ष इस पर राजनीति न करे। सबको आकर दर्शन करने चाहिए। अब नहीं आ रहे हैं तो यह उनका नुकसान है। हेमा मालिनी ने कहा, यह एक ऐसा मौका है जब हिंदुस्तान में राम मंदिर बन रहा है। इसका साक्षी नहीं बनने से उनका नुकसान है, हमारा नहीं। नहीं आए तो नहीं आए, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था, 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। बीजेपी और आरएसएस ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर दे दिया है और इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ही नहीं, सीपीएम टीएमसी ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला लिया है, जिसके बाद इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है।
अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान भी शुरू कर दिए हैं। आज दूसरे दिन भगवान रामलला की प्रतिमा पहली बार राम मंदिर में प्रवेश करेगी, जिसके बाद श्री रामलला पूरे राम मंदिर परिसर में भ्रमण करेंगे। इसके बाद भी 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा के विभिन्न अनुष्ठान चलते रहेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के आला गिला कमान को पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, क्या नहीं। मौजूदा वक्त में जयराम रमेश और अजय माकन को आप कांग्रेस का वर्तमान मणिशंकर अय्यर कह सकते हैं। अब इसी बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी के एनजीओ पर बड़ा एक्शन। FCRA लाइसेंस किया कैंसिल, विदेशों से नहीं मिल सकेगा फंड। थिंक टैंक CPR को कथित तौर पर फोर्ड फाउंडेशन सहित कई विदेशी संगठनों से रुपए लिए थे। तिस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को चंदा देने के आरोप भी लगाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर से जुड़े थिंक टैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यामिनी अय्यर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नामक थिंक टैंक की अध्यक्ष है। मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि संगठन कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करके विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहा था। थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA लाइसेंस केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। यह कदम मार्च 2023 में लाइसेंस निलंबित होने के बाद आया है। यामिनी अय्यर सहित संगठन को कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से फोर्ड फाउंडेशन सहित विदेशी संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के आरोपों का सामना करना पड़ा। यामिनी अय्यर का थिंक टैंक पहले भी जांच के दायरे में रहा है। गृह मंत्रालय ने मार्च 2023 में उसका FCRA लाइसेंस निलंबित कर दिया था। संगठन पर विदेशी योगदान से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। नीति अनुसंधान केंद्र विज्ञान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एक गैर लाभकारी संगठन है जो नीति अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संगठन जो भारत की आर्थिक प्रणाली को आकार देने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, विचारकों और नीति निर्माताओं को गहन शोध में संलग्न होने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर 2017 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में शामिल हुई और उन्हें नई दिल्ली में संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। थिंक टैंक के साथ उनका जुड़ाव 2008 से है, जब उन्होंने सरकार में सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव्स में वरिष्ठ शोधकर्ता का पद संभाला था। केंद्रीय मंत्रालय की कार्रवाई संगठन के वित्त पोषण स्रोतों और कानूनी आवश्यकताओं के पालन पर सवाल उठाती है। यह हालिया कदम नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले संस्थानों की सरकार की चल रही जांच का हिस्सा है। यामिनी अय्यर के पास नीति अनुसंधान और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में एक अच्छा बैकग्राउंड है। वे ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पैनल की संस्थापक सदस्य और आर्थिक मंच के सुशासन पर वैश्विक परिषद की सदस्य रही है। केंद्र सरकार देश के सभी एनजीओ को विदेशों से मिलने वाले फंड को लेकर सख्ती बरत रही है। CPR के अलावा ऑक्सफैम इंडिया, न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक और बेंगलुरु स्थित मीडिया फाउंडेशन समेत कई संस्थान विदेशी फंडिंग को लेकर जांच के दायरे में हैं। ऑक्सफैम इंडिया का भी FCRA लाइसेंस कैंसिल हो चुका है और सरकार ने उसे रिन्यू करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।